दोस्तों, जगन्नाथ धाम दर्शन के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। और तैयार होने से पहले हमारी माता जी है और ये शशि दीदी बद्रा से आई है और ये छोटे नोनी हम लोग को आरती उतार रहे हैं, जा रहे हैं तो। और इसके बाद फिर हमारा छोटा भाई आएगा और छोटा भाई हम लोग को स्टेशन तक ले जाएगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। दोस्तों, जगन्नाथ तीर्थ यात्रा जाने के लिए स्टेशन में पहुंच चुके हैं। अभी हमारी बेटी सिद्धि, जो अभी 45 डिग्री सेल्सियस में भी तैयार है, खुश है तीर्थ यात्रा करने के लिए। स्कार्फ बांध चुकी है। और ये है बिल्हा रेलवे स्टेशन। कुछ ही समय बाद हम रायपुर पहुंचेंगे कोरबा रायपुर पैसेंजर में। तो हमारे जगन्नाथ तीर्थ यात्रा का प्रथम दिवस है और हम लगभग कटक पहुंचने वाले हैं। अभी हमारा ट्रेन है दुर्ग पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उसमें बैठी है सिद्धि, केला का मज़ा ले रही है उसकी मम्मी। अभी हम कटक पहुंचने वाले हैं और कटक में महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करने और बाढ़ से बचाने के लिए महानदी बराज का निर्माण किया गया है। ये बहुत ही सुंदर सेतु आपको रेल मार्ग। तो हम पूरी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और टाइम हो चुका है 10:30 बज चुका है। और 10:30 बजे हम पूरी रेलवे स्टेशन में है। हमारा ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट से चला है। और दोस्तों, ये पूरी रेलवे स्टेशन है से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामचंद्र गोयनिका धर्मशाला में पहुंच चुके हैं। और ये बहुत ही सुंदर धर्मशाला है जहां हमारा 2-3 दिन का रात्रि का विश्राम इस धर्मशाला में रहेगा। हम लोग को हाल दिया है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जो तीर्थ यात्री हैं भैया लोग आए हैं। ट्रेन में इन लोग से मुलाकात हुई है, परिचय हुआ और हम एक साथ रहेंगे और अभी 3 दिन का तीर्थ यात्रा करेंगे। दोस्तों, हमारे तीर्थ यात्री बहुत फ्रेश हो गए हैं। रेलवे स्टेशन से आने के बाद धर्मशाला में रुके हैं और रुकने के बाद फिर मौज मस्ती के साथ आप एंजॉय करने के लिए बीच की ओर जा रहे हैं, समुद्र के किनारे सभी तीर्थ यात्री। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, ये जगन्नाथ धाम है और पीछे मंदिर है। अभी हम अपना सामान अपने धर्मशाला में रख कर के लगभग 20 रुपये के ऑटो किराया से यहाँ गोल्डन बीच पहुँच चुके हैं। और हमारे सभी तीर्थयात्री बहुत ही आनंद उठा रहे हैं। गर्मी से राहत भी थोड़ा मिल रही है। हमारे सभी तीर्थयात्री का लगभग पहला अनुभव है। और ये जो गोल्डन बीच है अपने सुनहरी रेत और साफ पानी के लिए मशहूर है। इसको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के बाद भी इस तट पर पवित्र डुबकी लगाते हैं, जिससे पाप मोचक माना जाता है। यहाँ प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक द्वारा बनाई गई रेत की अद्भुत मूर्तियाँ भी अक्सर देखने को मिलती है। यदि आप अपनी यात्रा को रोचक बनाना चाहते हैं तो ठहरने के लिए विकल्पों के बारे में जान सकते हैं। इस समुद्र तट के आसपास बहुत सारे होटल है जिसे आप बुक करके रह सकते हैं। दोस्तों, हमारे सभी तीर्थयात्री लगभग 350 रुपया पर यात्री इकट्ठा करके एक टैक्सी को बुक किए हैं और हम सभी
भुवनेश्वर के आसपास और भी तीर्थ स्थलों को दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। अभी हम चंद्रभागा ब्रिज में हैं और ये दोस्तों अभी 9:44 हुआ है और 9:44 में हम और हमारे सभी दोस्त लोग सब कोणार्क के सूर्य मंदिर दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये प्रवेश द्वार है और ये प्रवेश द्वार के पहले सुंदर हाथी का दृश्य दिख रहा है। चुके हैं कोणार्क सूर्य मंदिर में और ये प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के पास ही ये पूरा मॉडल है। पूरा आपको सूर्य मंदिर की जानकारी यहाँ से मिलेगी। इन लोग पूरी जानकारी लेते हुए एक एक मंदिर का कलिंग मंदिर शैली बना हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य, मजबूती और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। यह सूर्य भगवान को समर्पित है। इस अर्थ में यह सीधे भौतिक रूप से ब्राह्मणवाद और तांत्रिक विश्वास प्रणाली से जुड़ा हुआ है। कोणार्क के मंदिर न केवल अपनी स्थापत्य की वैभवता के लिए बल्कि मूर्ति कलाकारी की गहनता और प्रवीणता के लिए भी जाना जाता है। यह कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु है जो अनुग्रह, खुशी और जीवन की लय को दर्शाता है। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की जो पंक्तियां हैं, कुछ लोगों का मत है कि 24 पहिए दिन के 24 घंटों के प्रतीक है, जबकि अन्य का कहना है 12-12 अश्वों की जो 2 कतारें वर्ष के 12 माह की प्रतीक है। 7 घोड़ों को सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। समुद्र यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पगोडा कहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह जहाज़ों को किनारे की ओर आकर्षित करता है और उसको नष्ट कर देता है। कोणार्क सूर्य पंथ के प्रसार के इतिहास की अमूल्य कड़ी है, जिसका उदय 8वीं शताब्दी के दौरान इनके दीवारों पर नक्काशीदार मूर्तियाँ, रथ के पहिए और प्राकृतिक दृश्य प्राचीन भारतीय शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। दोस्तों ये जो दिख रहा है वो छाया मंदिर है, छाया देवी मंदिर है। ये इसका भी जीर्णोद्धार अभी पूरा नहीं हुआ है।
इनको अगर ज्ञान हो गया कि ये कैसे बना। बहुत ही विशाल बरगद का वृक्ष है प्राचीन मंदिर के सामने। जय जगन्नाथ। देखो छोटे छोटे बच्चे इतने गर्मी में आए एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। जय जगन्नाथ। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर दर्शन करने के पश्चात हमारा अगला पड़ाव धौलीगिरी है। यह धौलीगिरी दया नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक और बौद्ध स्थल है, जो भुवनेश्वर से महज 8 किलोमीटर दक्षिण में और पुरी जाने वाली मार्ग पर स्थित है। इसे कलिंग युद्ध के पौराणिक स्थल के रूप में अत्यधिक महत्व दिया गया है। जापान बुद्ध संघ द्वारा 1970 के दशक में निर्मित यह शानदार सफ़ेद गुंबद के आकार के स्तूप में भगवान बुद्ध की मूर्ति और अवशेष मौजूद है। पहाड़ी पर स्थित ये प्राचीन उत्कीर्तन अशोक के प्रमुख शिलालेखों में सम्मिलित है। शिलालेखों के ठीक ऊपर ठोस चट्टान से तराशी गई यह मूर्ति उड़ीसा की सबसे प्राचीन बौद्ध मूर्तिकला मानी जाती है। सोमवार को छोड़कर प्रत्येक शाम लगभग 7 बजे आयोजित होने वाले यह 35 मिनट का प्रदर्शन अशोक के इतिहास और कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हैं। यह दया नदी है जो कलिंग युद्ध में खून से भर गया था, यहाँ से स्पष्ट दिखाई देती है। यह भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी और पुरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक रहता है। यह स्थान का और भी बहुत महत्व है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक है क्योंकि यहीं से सम्राट अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था। धनुष तोड़ी तो आधा धनुष यहाँ है, आधा दोस्तों, जो धनुष दिख रहा है और राम भगवान ने धनुष तोड़ा था तो एक भाग यहाँ टूटा है, एक भाग पशुपतिनाथ में है और वो दिख रहा है। और ये सुंदर मंदिर प्रांगण है भुवनेश्वर का, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। लिंगराज मंदिर कहते हैं। यहाँ पहुँच चुके हैं, लगभग 2 बज चुका है दोपहर का और हमारे तीर्थ यात्रा के दूसरा दिवस में है। और ये लिंगराज मंदिर के सामने में बहुत ही सुंदर कुंड है, बना है। कुंड का दर्शन कराएं। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में स्थित लिंगराज मंदिर शांति और सद्भाव का एक सशक्त प्रतीक है। भारत के अधिकांश मंदिरों के विपरीत, जो किसी एक देवता को समर्पित होते हैं, लिंगराज मंदिर विशेष है, जहां ईश्वर को हरिहर के रूप में पूजा जाता है। 11वीं शताब्दी में निर्मित लिंगराज मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसका विशाल शिखर, जो 180 फीट से अधिक ऊंचा है, भुवनेश्वर के क्षितिज पर अपनी अलग पहचान रखता है। मंदिर परिसर में 50 से अधिक छोटे मंदिर हैं, जिनमें से प्रत्येक का बारीकियों से खूबसूरती से उकेरा गया है। भव्य पत्थर और मूर्तिकला ही नहीं, बल्कि पीछे छिपे विचारों से भी बहुत ही महान मंदिर है। लिंगराज केवल एक मंदिर नहीं, यह एक घोषणा है। यह दिव्य जगत की एकता का प्रतीक है। महाशिवरात्रि, अशोक अष्टमी और चंदन यात्रा जैसे त्योहारों की उमंग और आध्यात्मिक उत्साह हर साल लिंगराज मंदिर को सराबोर कर देता है। वैसे तो लिंगराज मंदिर 12 महीना खुला रहता है,
लेकिन ठंड में आना अच्छा है। लिंगराज मंदिर के सामने अद्भुत कुंड है, इसका विशेष महत्व है। ज़रूर यहाँ आकर आचमन करें, दर्शन करें और आनंद उठाएं। ये है खंडगिरी जा रहे हैं। खंडगिरी जाने के लिए टिकट मिलता है ऑनलाइन में 20 और ऑफलाइन में 25। उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास स्थित दो पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों में आंशिक रूप से प्राकृतिक एवं गुफाएं हैं जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की है। हाथी गुफा शिलालेख में इसका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। यहाँ पर जैन साधु निर्वाण प्राप्ति की यात्रा करते थे। इतिहास, वास्तुकला और धर्म की दृष्टि से इन गुफाओं का विशेष महत्व है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। ये गुफाएं प्राकृतिक रूप से निर्मित है जो जैन साधुओं के लिए विशेष महत्व का रखता है। प्रारंभिक काल में चट्टानों से काटकर बनाए गए जैन मंदिर की वास्तुकला के अद्भुत नमूना है। शिलालेखों में इन गुफाओं को लेना कहा गया है। इन्हें पूर्णिमा वाली चांदनी रातों में बनाया गया था। उदयगिरी की गुफाएं लगभग 135 फुट और खंडगिरी की गुफाएं 118 फीट ऊंची है। इन गुफाओं का निर्माण अधिकतर शिलाओं के ऊपरी भाग में होता था। गुफाओं के आवास, साधना और प्रार्थना के लिए सूखे वाले स्थान होते थे। बौद्ध दोस्तों, ये उदयगिरी का क्रेव दिख रहा है। सभी श्रद्धालु लोग हैं और बहुत ही सुंदर है क्रेव। ये सब क्रेव है। बहुत ही सुंदर। भारत के उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर के पास स्थित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की जुड़वा पहाड़ी है उदयगिरी और खंडगिरी। ये प्राचीन मानव निर्मित और प्राकृतिक गुफाएं मुख्य रूप से जैन भिक्षुओं के ध्यान और निवास के लिए बनाई गई थी। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में कलिंग नरेश सम्राट खारवेल और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा बनाया गया था। उदयगिरी, इसका अर्थ है सूर्योदय का पर्वत होता है। इसमें कुल 18 गुफाएं हैं। यहाँ की प्रसिद्ध गुफाओं में हाथी गुफा प्रसिद्ध है। खंडगिरी, इसका अर्थ है टूटी हुई पहाड़ी। इसमें कुल 15 गुफाएं हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं तत्कालीन उत्कृष्ट मूर्तिकला का अद्भुत उदाहरण है और गुफाओं की दीवारों पर पशु पक्षियों, नर्तकियों और शाही जीवन के दृश्य की नक्काशी की गई है। ये स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधीन है। ये गुफाएं पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहती है। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए लगभग 20 रुपया और विदेशियों के लिए 600 रुपया प्रति व्यक्ति। फाइनली अभी शाम को 4 बज चुके हैं और 4 बजे हम नंदन कानन जू में पहुंच गए हैं शेर को देखने के लिए। उससे पहले उनके दोस्तों, अभी हम नंदन कानन जू में हैं जो उड़ीसा में है, पहुंच चुके हैं।
नंदनकानन प्राणी उद्यान। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास स्थित एक प्रसिद्ध चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान है। यह 1000 एकड़ से अधिक में फैला है और सफ़ेद बाघों, कंजिया झील और लुप्तप्राय प्राणियों के प्रजनन केंद्र के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नंदनकानन का अर्थ होता है स्वर्ग का बगीचा। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसे 1969 में आम जनता के लिए खोला गया। सफ़ेद बाघों का यह घर है। यह दुनिया का पहला ऐसा चिड़ियाघर है जहां सफ़ेद बाघों और मेलनास्टिक काले बाघों का सफल प्रजनन किया जाता है। यहाँ भारत की पहली सफ़ेद बाघ सफारी भी मौजूद है। यहाँ विशाल पार्क में लगभग 126 प्रजातियों की जीव जंतु जैसे शेर, हाथी, दरियाई घोड़ा और मगरमच्छ प्राकृतिक माहौल में रहते हैं। चिड़ियाघर के परिसर में ही एक खूबसूरत 134 एकड़ की प्राकृतिक झील कंजिया झील है। यहाँ पर्यटक नौका विहार और रोपवे का आनंद भी उठाते हैं। यह भारत का पहला चिड़ियाघर है जो विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ का सदस्य भी बना है। यदि आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि चिड़ियाघर सोमवार के दिन बंद रहता है। यहाँ घूमने के लिए बैटरी संचालित कारें, जंगल सफारी बसें और साइकिल चलाने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। नंदनकानन में आए हैं तो विशेष रूप से हम मोर का दर्शन हुआ और मोर के बगल में हाथी का निवास स्थान है जहाँ वो प्राकृतिक रूप से यहाँ रहते हैं। इसका भरपूर आनंद एवं लुत्फ़ उठा सकते हैं। अभी दोस्तों शाम को लगभग 5:30 हो चुका है। 5:30 बजे के बाद 6 बजे जूलॉजिक पार्क बंद हो जाता है, तो हम जल्दी दर्शन करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे बच्चे और सभी तीर्थयात्री बहुत ही आनंद उठाए। दोस्तों हमारे तीर्थ यात्रा का तीसरा दिवस है। 29 तारीख का प्रभात हो चुका है और हमारे सभी तीर्थयात्री तैयार होके जा रहे हैं यहाँ जगन्नाथ दर्शन के लिए। आसपास के सभी मंदिर का दर्शन करेंगे। दोस्तों यहाँ कुछ महिलाएं लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्री गौर विहार आश्रम पुरी पहुंच गए हैं। दोस्तों गौर विहार में है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। जय जगन्नाथ स्वामी की। दोस्तों हमारे उड़ीसा में पुरी धाम दर्शन की इस कड़ी में हम आपको श्री गौर विहार आश्रम, जिसे स्थानीय रूप से गुप्त वृंदावन या माता मठ भी कहा जाता है, उड़ीसा के पुरी में स्थित यह लगभग 150 वर्ष पुराना और बेहद शांति आध्यात्मिक केंद्र है। यह आश्रम भगवान कृष्ण की लीलाओं, विशाल मूर्तियों और सुंदर बगीचों के लिए प्रसिद्ध है, जो पुरी आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। आश्रम का मुख्य मंदिर लगभग 150 साल पुराना है और इसमें शैव और वैष्णव दोनों धर्म के देवी देवताओं को समर्पित प्रतिमाएं स्थापित है। इस विशाल और शांत परिसर में एक गौशाला, मंदिर का तालाब और ध्यान के लिए अनुकूल हरे भरे बगीचे बने हुए हैं। यह पुरी के बाहरी इलाकों में गीतांजलि रोड, बलिया पांडा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर स्थित स्वर्ग द्वार से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ प्रवेश के लिए लगभग 10 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगता है। यह स्थान सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक आम जनता के दर्शन के लिए खुला रहता है।
दोस्तों, गौरा आश्रम में दर्शन करने के पश्चात हमारा अगला पड़ाव उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री श्री ओमकारेश्वर मंदिर, धौड़िया नदी के किनारे प्राकृतिक परिवेश में बसा एक बेहद शांत और सुरम्य शिव मंदिर है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओमकारेश्वर बहुत ही पुराना मंदिर है। पुरी के मुख्य समुद्र तट और जगन्नाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ मुख्य रूप से भगवान शिव, ओमकारेश्वर, भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है। जगन्नाथ मंदिर की तुलना में यह स्थान अपनी शांति और प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने के पश्चात हमारा अगला पड़ाव है पुरी का यज्ञ नरसिंह मंदिर। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यह प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर परिसर गुंडीचा मंदिर के पास उत्तर पूर्व की ओर के अंदर स्थित है। यह पुरी के सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिरों में से एक है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। यहाँ एक गर्भगृह में भगवान नरसिंह की 2 मूर्तियाँ एक के पीछे एक पूजी जाती है। एक शांत नरसिंह मूर्ति और एक उग्र नरसिंह मूर्ति। और ये गुंडीचा मंदिर है। ये मौसी का घर है, भगवान के मौसी का घर, और बरगद का वृक्ष है और यहाँ मार्केट है। यज्ञ नरसिंह देव मंदिर के दर्शन करने के पश्चात थोड़ी ही दूरी में उड़ीसा के पुरी में स्थित गुंडीचा मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ का उद्यान घर या उनकी मौसी का घर माना जाता है। यह मंदिर पुरी के वार्षिक रथ यात्रा का गंतव्य है, जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक निवास करते हैं। दोस्तों, ये रथ यात्रा निकलता है तो तीनों रथ यहाँ पे रुकते हैं और जगन्नाथ भगवान अपने मौसी के घर में 2-4 दिन रुकते हैं। यहाँ पे मेला लगता है, उसके बाद यहाँ पे वापस जाते हैं। दोस्तों, गुंडीचा मंदिर दर्शन करने के बाद हमारा अगला पड़ाव श्री सोनार गौरांग मंदिर है। हम यहाँ पहुँच चुके हैं। इस मंदिर परिसर में फ़ोटो और वीडियो कैमरा अलाउ नहीं है और यह मंदिर परिसर उड़ीसा के चक्र तीर्थ रोड पर स्थित एक शांत और प्रसिद्ध हमारे तीर्थयात्री यहाँ प्राचीन मंदिर में आए हैं और ये सभी लोग ये जो करते हैं वैसे इन लोग भी कर रहे हैं, अपने अपने लिए घर बना रहे हैं। दोस्तों, जगन्नाथ तीर्थ यात्रा में आए हैं। हमारा तीसरा दिवस है। तीसरा दिवस में सभी श्रद्धालु यहाँ अपने अपने लिए कामना कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने का। और ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ तो ऐसे कोई नहीं है, लेकिन बहुत दोस्तों, जिसका हमको इंतज़ार था, हम पहुँच गए हैं बेड़ी हनुमान मंदिर पुरी में। और ये प्रवेश द्वार है बेड़ी हनुमान मंदिर का। यहाँ एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों, ये जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ स्वामी का ससुराल वाला स्थान है। यहाँ एंट्री फीस 10 रुपये लगती है। बहुत ही सुंदर है। माता लक्ष्मी का मैके है। दोस्तों, ये चंदन तालाब है। ये मंदिर से ज़्यादा दूरी नहीं है। यहाँ लोग यहाँ स्नान करते हैं बढ़िया। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। दोस्तों, अभी हम सब तरफ घूम के
गोपी तालाब में आए हैं और गोपी तालाब में दर्शन किए, आचमन किए और हमारे सभी तीर्थयात्री जय जग बलभद्र स्वामी की, सुभद्रा मैया की, नमः पार्वती पते हर हर। बोलो हनुमान जी महाराज की, नरसिंह देव। दोस्तों, हमारे अंतिम पड़ाव जिसे नरेंद्र सरोवर और चंदन तालाब कहते हैं वहां पहुंच चुके हैं। यह अत्यंत प्राचीन और पवित्र जलाशय है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के उत्तर पूर्व में जगन्नाथ वल्लभ। दोस्तों, अभी से रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर चल रही है और बढ़ाई कड़ी कारीगर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये सब पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है रथ यात्रा की। रथ का निर्माण यहाँ कर रहे हैं। वहाँ से बहुत सारे अलग किस्म की लकड़ी आया है रथ निर्माण करने के लिए। और ये है, और ये मंदिर परिसर है। ये सामने जगन्नाथ जी की मंदिर। हमारे सभी तीर्थयात्री बिछुड़ रहे हैं और अभी भगवान का दर्शन करने का खुशी झलक रहा है सबके चेहरा में, बहुत प्रसन्न है। और बिछुड़ने का थोड़ा हम और अभी इसी बीच में है। इसी बीच में हमारा मोक्ष और सिद्धि चढ़ रही है ऊपर ऊँट में बैठने के लिए और एंजॉय करने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये जो दिखा रहे हैं ये धर्मशाला है। इसका नाम है रामचंद्र गोयनका धर्मशाला और ये मंदिर के बहुत ही करीब है। ये धर्मशाला में बहुत सुविधा है, कम पैसे में आप यहाँ रुक सकते हैं। और आउट सीजन में यहाँ कम भीड़ रहता है, लेकिन जब सीजन रहता है तो बहुत भीड़ रहता है, तो मुश्किल जाएगा आपको रूम मिलना। बहुत है, अच्छा है। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, हम इस एपिसोड में आपको जगन्नाथ धाम का पूरा दृश्य दिखाए और आप अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।